हेलो स्टूडेंट, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं क्या, रोटेशन मोशन। रोटेशनल मोशन एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और डिफिकल्ट चैप्टर माना जाता है बच्चों को लेकर के, लेकिन आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको रोटेशन एकदम आसान लगने लगेगा, एकदम मजाक लगने लगेगा। कुछ हमारे डेली लाइफ में देखो, रोटेशन से बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमारे डेली लाइफ में रोटेशन से घटती है। जैसे आप कुछ एग्जांपल यहां देख सकते हो, स्पैनिंग ऑफ टॉप। जब भी हम लट्टू को घुमाते हैं इस तरह से, तो उसके लिए भी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है जिसके थ्रू पूरी बॉडी रोटेट करता है। आपने कभी इस तरह के व्हील्स, जिसको हम हिंदी में आकाश झूला कहते हैं, इस तरह के झूले पे आपने कभी भी मेले घूमने गए होंगे तो वहां पे झूले होंगे। तो इसको बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल होता है, कौन सा प्रिंसिपल काम करता है, वो सारे प्रिंसिपल हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अर्थ रोटेट अराउंड इट्स एक्सेस। यहाँ पे अर्थ अपने एक्सेस पे रोटेट कर रहा है। कई बार इस तरह से, कई बार आपने सुना होगा, कोई अनुमान लगाता है कि इतने साल के बाद अर्थ की जो है खत्म हो जाएगी। कैसे खत्म हो जाएगी? तो आपसे यही क्वेश्चन बोला जाएगा कि अर्थ का अगर रेडियस बढ़ जाता है तो डे और नाइट में फर्क क्या पड़ेगा। अर्थ अगर अपनी हाइट, जो अर्थ का जो पूरी रेडियस है, अगर वो अपनी रेडियस की आधी हो जाती है तो दिन और रात पे क्या फर्क पड़ेगा। इस वीडियो में आप ये भी देखने वाले हैं कि अर्थ अपने रेडियस से, अभी हम लोगों का दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, लेकिन अगर जो अर्थ की जो पूरी बॉडी है वो हाफ हो जाए, मतलब उसका रेडियस श्रिंक कर जाए किसी तरह से, तो दिन और रात सिर्फ 6 घंटे की होगी। 3 घंटे के दिन, 3 घंटे की रात। अगर अर्थ अपनी हाइट से बढ़ता हुआ जो दिखाई देगा, उससे भी अर्थ के डे और नाइट में फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, किस तरह की हाइट इंक्रीज करेगा, ये सारे प्रोसेस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार बच्चे ने, कई बार वीडियो वगैरह में देखते होंगे कि सर हेलीकॉप्टर कैसे बनाते होंगे, क्या हम हेलीकॉप्टर बना सकते हैं? तो अगर आप रोटेशन के प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट तरीका से सही ढंग से पढ़े होंगे तो आप भी हेलीकॉप्टर घर बैठे बना सकते हैं। तो ये सारे एप्लीकेशन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। हम पहले थियोरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, फिर जाके हम एप्लीकेशन के ऊपर वर्क करेंगे, किस तरह से वर्क करता है। ठीक है, तो आज की जो वीडियो आपका होने वाला है बहुत फास्ट ट्रैक के साथ क्लास 11th के सारे टॉपिक को कवर किया जाएगा। ठीक है, तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, जो भी कोई अच्छी बातें हो, आप जरूर साथ में कमेंट में शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ भी, और कमेंट कीजिएगा ताकि हमें भी अच्छा लगे। ठीक है, तो शुरुआत जो होती है रोटेशन, सबसे पहले रोटेशन स्टार्ट होती है कहां से, सेंटर ऑफ मास से। तो हम सबसे पहले लेंगे COM, जो कि कहलाता है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास, अब अगर सेंटर ऑफ मास की बात किया जाए तो किसी भी बॉडी का सेंटर हो सकता है। जैसे आप आपने कई बार बच्चों को क्लास में देखे होंगे कि इस तरह की बुकलेट को अपने हाथ पे लेके घुमाते रहता है। ठीक है, तो अगर इसको आपने अपने हाथ पे घुमा रहे, जो रोटेट कर रहा होगा कहीं पूरी तरह से, एक उंगली पे घुमाते रहते हैं। कई बार आपने फुटबॉल को देखा होगा इस तरह के रोटेट करते हुए। तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे हम उस चीज को होल्ड ऑन कर सकते हैं? किसी भी बॉडी का एक सेंटर ऑफ मास होता है। ठीक, यानी उसके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे, मान लो कि आपके पास ये फुटबॉल्स है और इसके सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर पे हो सकता है। अगर आपने यहां पे होल्ड किया फुटबॉल को, जहां पर जितना मास लेफ्ट में उतना ही मास राइट में, तो फुटबॉल आपके उंगली पे रोटेट करने लगेगा। तो किसी भी बॉडी का मास जो है, हम मान के चलते हैं कि उसका कहां पे होता है, सेंटर पे। जैसे कई बार आपने सोचा होगा कि पूरी बिल्डिंग, जैसे कि आपकी छत हो सकता है, ये मान लेते हैं, हम आपके छत का एग्जांपल लेते हैं। क्या पॉसिबल है कि हम पूरी छत को एक सिंगल जो है पिलर के ऊपर हम कवर कर दें, एक सिंगल पिलर के ऊपर कवर कर सकते? तो आपको कोई पूछे जाएगा तो आप बोलेंगे 100% पॉसिबल है। वो जो पॉइंट्स होंगे जहां पे आप पिलर सेट करोगे, वो बॉडी का सेंटर ऑफ मास होगा। COM, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहां पे हम मान के चलते हैं बॉडी का टोटल मास उसी पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। आप थोड़ा सा वेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे हम, और बाद में आपको पता चलेगा। जैसे हावड़ा का ब्रिज है, तो हावड़ा का ब्रिज में सेंटर ऑफ मास का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ और वेक्टर का भी कॉन्सेप्ट लगा हुआ। यानी किसी भी बॉडी को होल्ड करने के लिए अगर हमें उसका सेंटर ऑफ मास का पता चल जाए तो हम पूरी बिल्डिंग को उस पे, या कोई भी ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट से होल्ड कर सकते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में कोई पूछेगा सेंटर ऑफ मास क्या होता है, तो सेंटर ऑफ मास मैक्सिमम बॉडी के सेंटर पे लाइक करता है और नहीं भी करता है। ठीक, सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम मान के चलते हैं बॉडी का टोटल मास उसी पे कंसंट्रेटेड है। जैसे कि मान लो ये 10 kg का पूरा सीट है, ये पूरा सीट है 10 kg का,
कोई पूछेगा इसका सेंटर ऑफ मास, इसका टोटल 10 केजी किस पॉइंट पे लाई करेगा, तो आप इसके बीच में एक सेंटर पॉइंट बनाओगे, कहोगे सर 10 केजी सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट पे लाई करता है। सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के सेंटर पे होता है, जहां पे बॉडी की टोटल मास हम मान के चलते हैं कि वो कंसंट्रेटेड है। ठीक है, अब हम उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो डेफिनेशन देखो सेंटर ऑफ मास की क्या है। सेंटर ऑफ मास तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, तो डायरेक्ट हमने लिखा इट इज द पॉइंट ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी का एक ऐसा पॉइंट वेयर जहां पे द होल मास ऑफ द बॉडी, जहां पे बॉडी की टोटल मास को हम मान लेते हैं सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। हमने क्या मान लिया, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, वहां पे सारे मास बॉडी का क्या है, कंसंट्रेटेड है। ओके, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम सेंटर ऑफ मास का। तो कह रहा है कि मान लो कि एक बॉडी, हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लिया, जैसे कोई भी आपके पास आसपास में बॉडी है, तो आप इसको मान के चलो कि ये बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है। ये इसका मास m1 है, ये m2 है, m3 है, mn है। ठीक है, और मान लेते हैं इस एक्सिस के अराउंड हम इसको रोटेट करवा रहे हैं। ये r1 डिस्टेंस पे है, r2 डिस्टेंस पे है, r3 डिस्टेंस पे है, और ये rn डिस्टेंस पे है। ये तो इसका सेंटर ऑफ मास, इस पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, कैसे फाइंड आउट करें। तो सेंटर ऑफ मास को निकालने के लिए हम लिखते हैं पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, आरसीएम। सेंटर ऑफ मास आरसीएम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो जो इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से जहां पे उस पार्टिकल्स की पोजीशन कितनी है उसको लिखोगे m1 r1, m2 r2, उसी तरह डॉट 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 जाएगा और लास्ट में mn rn आएगा, और टोटल मास हम लिखेंगे m1 m2 डॉट 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 mn। जितने टोटल मास है उसके पोजीशन को उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल मास से, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, आरसीएम, इसमें सारे कंपोनेंट अवेलेबल्स हैं, जैसे आर में एक्स वाई जेड तीनों एक्सेस को हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन आपको अगर कह रहा है बॉडी कहता है कि सिर्फ हमें बताओ कि एक्स डायरेक्शन में कितना उसका सेंटर ऑफ मास होगा, तो एक्स डायरेक्शन में आपको निकालना होगा एक्ससीएम। तो एक्ससीएम के लिए m1 x1, m2 x2 डॉट 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 mn xn, और यहां पे टोटल मास लेंगे हम m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। तो ये आ जाएगा एक्ससीएम निकाल लेंगे। अभी क्वेश्चन करने पे समझ में आ जाएगा। फिर YCM पूछेगा क्या होगा, m1 y1 मतलब डिस्टेंस हमें बता दे, m2 y2 डॉट 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 जितने भी मास होगा सबका हम ले लेंगे अपॉन में टोटल मास m1 m2 m3, डायरेक्ट लिख लेते हैं डॉट 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 m। उसी तरह आ सकता है ZCM क्या होगा, ZCM लिखेंगे तो m1 z1, हम z ऐसे लिखते हैं, एक मिनट, m2 z2 और डॉट 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 mn zn, अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। उसका जिस एक्सिस में पूछता है उसका मास, उसकी डिस्टेंस और टोटल मास, ये निकालना नहीं भूलना है। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला, ये बच्चे वाला कॉन्सेप्ट है, तो इसको ध्यान रखना। क्या है फॉर्मूला, m1 x1, अगर xcm निकालना है तो m1 x1 m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, दो पार्टिकल्स है, दो मास इनफ है, हम तो ये जनरल फॉर्मूला लिख दिए। दो ही मास होगा तो इतना ही में काम चल जाए, यहां भी दो ही मास होगा तो यहां भी दो ही, लेकिन अगर जितना बढ़ते जाएगा उसको हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ओके, अब देखो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं। हमारे पास साथ में एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड सेंटर ऑफ मास। यहां पर तीन बॉडी दे रखा है, ये 2 kg है, ये भी 2 kg और ये भी 2 kg। इसकी पोजीशन दिया है 3, 2, 5, 4 और ये दिया है 0, 2। ये सारे पॉइंट दिए, जेड की एक्सेस दिया ही नहीं है। ये एक हमारे पास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, पूछ रहा है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, पोजीशन अलग अलग दे रखा है।
तो आपको पता है कि हम जब कोऑर्डिनेट में लिखते हैं तो पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है ना। तो आपको लिखना है xcm, कितने मास है m1 m2 m3, 3 मास है, तो हमें लिखना होगा m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन में m1 m2 m3। तो इसका मास कितना है 2 kg, तो 2 और इसके डिस्टेंस कितना है, ये x वाला पहला पॉइंट x की वैल्यू होती है 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरा है मास 2 और इसका 5 है, तीसरा का मास भी है 2 और इसके पॉइंट्स कितने 0। टोटल मास कितना आएगा 2 2 2, टोटल प्लस कर दो ऐसे ही, वैसे 6 आ रहे हैं, तो ये आ गया 6 + 10 अपॉन में 6, 16/6, सो कितना आ रहा है 8/3 आ गया, xcm आ गया। नेक्स्ट ऐसे ही हमें ycm लिखना है, ycm का फॉर्मूला लिख दो, और फिलहाल फॉर्मूला तो आपको पता है इसी तरह से लिखना है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, मास को इसके साथ डिस्टेंस के साथ करेंगे, कितना आएगा 2 × 2 प्लस 2 को 4 से 2 × 4 फिर 2 × 2 अपॉन में टोटल मास, तो ये अपॉन में हम टोटल मास कर देते हैं जो कि 6 आ गया, तो फाइनली कितना आ गया 4 + 8 + 4 अपॉन में 6, तो 16/6, ये भी 16/6 ही आ रहा है, इसको भी आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 8/3। सो RCM जो हमारे पास आ जाएगा वो XCM, YCM, तो हमारे पास पहला आ गया 8/3 और 8/3, तो दिस इज द आंसर, ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, सेंटर ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, सेंटर ऑफ वेलोसिटी, सेंटर ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेंटर ऑफ मास पे जो उसकी जो वेलोसिटी, जैसे मान लो, मानना ये है कि अगर ये बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल्स v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है, ये v3 से मूव कर रहा है, इसी तरह से vn से मूव कर रहा है, और सबका कोई ना कोई वेलोसिटी ये दिया है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 mn है, तो क्या है वेलोसिटी क्या है, इसके सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से मूव करता है, तो vcm अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना होगा m1 v1 वेक्टर, ये वेक्टर में ही आ सकता है, m2 v2 वेक्टर, m3 v3 वेक्टर, जितना हो उतना यूज करते जाना, अपॉन में टोटल मास। इस पे डेरिवेशन वगैरह नहीं, हमें न्यूमेरिकल इस पे आता है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो इसीलिए फास्ट ट्रैक में। फिर हमें पूछेगा ACM, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सेलरेशन, ACM मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो तुम्हें लिखना होगा m1 a1 m2 a2 m3 a3, सारे पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन दिया होगा m1 m2 m3। क्या करना है, सबके वेलोसिटी गिवन होगा, उसके मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे टोटल मास, जब एक्सेलरेशन पूछेगा तो सबका एक्सेलरेशन गिवन होगा, उसको मास से डिवाइड कर देंगे और आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला एकदम इजी है, बहुत आसान है, इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, टू बॉडीज ऑफ मास 10 kg एंड 2 kg, दो अलग अलग बॉडी है और आर मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ, दो वेलोसिटी दिया हमारे पास v1 और v2, कह रहा है दोनों की वेलोसिटी ये है, तो कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगा, फॉर्मूला पहले लिखवा चुका हूं, याद कर लो m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2, मल्टीप्लाई करना है डायरेक्टली, 10 को किसके साथ, इसके साथ 2i प्लस 7j प्लस 3k, उसी तरह से दो मास m2 कितना है 2 kg, ये पहला m1 है और दूसरा m2 है, 2 kg है, इसको इसके साथ माइनस 10i प्लस 35j माइनस 3k, अपॉन में टोटल मास कितना होगा 10 प्लस 2 12, सॉल्व करो डायरेक्टली, 20 आ रहा है और ये माइनस 20 आ रहा है, 0i, 70 और ये भी 70, तो 140j, ये देखो 30 और ये माइनस 6, 30 में से 3 2 जा 6 आ रहा है, तो माइनस 6 आएगा तो कितना आएगा 24k,
अब इसको 12 से हम डिवाइड कर सकते हैं, ये तो खत्म हो गया, ये आ जाएगा, कैंसिल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो j प्लस 2k, ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 6 और ये फिर से करेंगे तो 3 और ये 35, तो आएगा ये 35j बाई 3 प्लस 2k, ठीक है, 35j बाई 3 प्लस 2k, दिस इज द आंसर। इसको आप तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, इतना मीटर पर सेकेंड, दिस इज द मीटर पर सेकेंड। नॉर्मल कैलकुलेशन है, कर सकते हो खुद से। नेक्स्ट देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट समझ लेना है, कौन सा, मान लो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, और इसकी साइड दिया है ए और ए बी और सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितना होता है 60 डिग्री। आपको करना क्या है कि इसकी हाइट निकालनी होती है, तो हाइट इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये डी पॉइंट है, तो इसको निकालने के लिए हमने यहां पे लिया tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री होता है एडी अपॉन में ये, देखो ये पूरा, ये हमेशा मिड पॉइंट में बाइसेक्ट करेगा, तो पूरा ए है तो ये कितना होगा a/2, यानी BD आ जाएगा। इसकी वैल्यू √3 और इनटू में BD इज इक्वल टू AD, और हमें AD ही निकालना है जिसको हम हाइट कहेंगे, तो ये कितना आ जाएगा √3 इंटू a/2 इक्वल टू AD। ये याद ही रख लो अच्छे से, जो हाइट होगा √3a/2, मतलब जो a होगा, जो उसके साइड्स होंगे, ये हमें जरूरत पड़ेगा। कैसे, अभी हम क्वेश्चन बनाएंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट को जानो कि हाइट निकाल लेंगे √3/2 a मतलब साइड क्या है उसका, ठीक, साइड गिवन हमें चाहिए, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना। चलो इसके भी आप पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में डायरेक्टली आने वाला है। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे फाइंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस तरह के सिस्टम है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिनके सारे वर्टेक्स पे मास दिया है, ये m1 दिया है, ये m2 दिया है, ये m3, ये डिस्टेंस दिया, और हमें जबकि सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, x की वैल्यू चाहिए होता है, y, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एज्यूम करना पड़ेगा, कोई ना कोई सेंटर मानना पड़ेगा। तो हम इसको सेंटर मान लेंगे, ये हमारा ओरिजिन, ये x हो गया, ये y एक्सिस हो गया। इसको आप मानोगे कि ये हमारा y 0 0 हो गया। ये जो हो गया हमारे पास, ये यहां से यहां तक लेंथ a है, और x के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है, तो ये मान लोगे। और इसका क्या लिखेंगे, इसको हमने कहा था कि देखो ये तो a की वैल्यू आ जाएगा हाफ a/2, इसका तो आपने ले लेना है देखो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक की लेंथ जो है आपने ले लिया a/2, लेकिन हाइट अभी अभी हमने कितना निकाला था, ये डी हाइट का फॉर्मूला अभी अभी लिखे √3/2a, ठीक है। तो √3/2a यहाँ पे लिखना है, इसकी हाइट होती है, कैसे हमने निकाला था, 60 डिग्री लेके इसका आधा ले लिया था और इसको tan थीटा लगा दिया था, तो हाइट आ गया। अब देखो सारे वैल्यू, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू, x की वैल्यू, y की वैल्यू, x और y आ गए। अब सेंटर ऑफ मास निकालो, xcm का फॉर्मूला क्या होता है, m1 x1 m2 x2 m3 x3 अपॉन में m1 m2 और m3। अब देखो यहां का मास तो m1 ही है और x1 कितना है 0, यहां का मास m2 ही है और a हो गया x की वैल्यू, ऊपर का मास m3 है और a की वैल्यू कितनी है a/2 x की वैल्यू, और टोटल मास टोटल आ जाएगा m1 m2 m3। तो ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म बचा तो कितना आएगा ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा m2, a कॉमन ले सकते हो, यहाँ पे a यहां से भी कॉमन आ जाएगा m3/2, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो m1 m2 और m3 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व कर सकते हो आप, 2m2 प्लस m3 अपॉन में 2 नीचे आ जाएगा m1 m2 m3, ये हमारे पास आ गया। ओके, अब क्या होगा, हमें YCM निकालना है, XCM डन है, YCM
YCM कैसे निकालेंगे, सेम टू सेम, यहाँ की वैल्यू y की, ये दो पार्ट तो जीरो ही आ रहा है, 0 इंटू में m1, 0 इंटू में m2, और यहाँ पे आ रहा है √3a/2 m3, ठीक है। तो ये आ गया, थोड़ा सही से लिखे, 0 इंटू m1, 0 इंटू m2 और √3a/2 इंटू m3, और नीचे में नॉर्मल m1 इंटू m2 इंटू m3। तो सॉल्व करो तो √3a m3, ये 2 नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास बन जाएगा m1 m2 और m3। तो ये तुम्हारे पास XCM भी आ गया, YCM भी आ गया। इस तरह से इन दोनों का आंसर करेक्टली आ चुका है जो ये, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में 3 मार्क्स के आते हैं। शो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस 2-3 बार करना ही करना है, ओके। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये MDBS वालों ने पूछा था 3 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ज्यादा भारी भरकम भी नहीं है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इजी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, ये क्या है 10 kg और 300 kg, केजी है ग्राम है, ग्राम, क्योंकि जो बच्चे गलती करके आते हैं ग्राम और केजी को ध्यान नहीं देते हैं। आपको मास यहां पे लेना है किसमें, केजी में, और गलती से भी ग्राम में आपको नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्व ये करना है, पहले आपको लिखना है m1 इज इक्वल टू 100 ग्राम है, तो इसको आपको केजी में चेंज कर लेना है 0.1 केजी, और m2 की वैल्यू आपको लिखना है 0.3 केजी। ये 2 मास आ गया। अब हमें पूछ रहा है पोजीशन निकालो। सबसे पहले हमने यही फॉर्मूला याद किया, m1 r1 m2 r2 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। तो r1 r2 हमारे पास दिया हुआ, पोजीशन दिया है, पहला पोजीशन r1 दिया है ये, और दूसरा दिया है r2 ये हमारे पास 2 पोजीशन गिवन है, दोनों की वैल्यू यहां पुट कर दो। तो 0.1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2i 5j प्लस 13k, और इसी तरह 0.3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, जो दूसरा दिया 6i प्लस 4j माइनस 2k, और टोटल मास को प्लस करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब इसको सम करो, 0.2 आ रहा है और ये 1.8 आ रहा है, तो एट मींस ये 2 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, सॉरी 2 तो नहीं आएगा, 0.2 माइनस 1.8, ये आई आ जाएगा। देखो ये तुम अपने हिसाब से सॉल्व कर लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूं। दूसरा है 0.5 प्लस 1.2j, और फिर आ रहा है 1.3 प्लस 0.6 माइनस आ रहा है k अपॉन में 0.4। तो ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 1.6i, ये आ जाएगा 1.7j, और ये आ रहा है 0.7k अपॉन में 0.4। पॉइंट सारे कैंसिल हो जाएंगे, सबके पास एक एक पॉइंट है, देख लो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये बचेगा 16i विद द माइनस साइन 17j प्लस 7k अपॉन में 4। दिस इज द आंसर, ये आ जाएगा हमारा मीटर में आंसर। ये तो हमारे पास आ गया सिर्फ पोजीशन। अब वेलोसिटी कैसे निकालना है ये आपको खुद निकालना है, VCM निकाल के। वेलोसिटी का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है, देखो ये v1 दिया है, ये हमारा v2 दिया है। तो वेलोसिटी खुद निकाल के सेंड करना है आपको, कमेंट में लिखना है m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ ऐसे निकाल लेंगे, और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के आया था, तो इसमें इसीलिए दोनों चीज निकालना जरूरी था। जो इंपॉर्टेंट बात है ये था कि मास जो ग्राम में है उसको केजी में कन्वर्ट करना, नहीं बोलना है, ये ध्यान रहेगा। चलो जी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है कि फॉर द कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी, जहां पे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत है,
तो जैसे कि हम आरसीएम, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे आरसीएम का, क्या होगा कि यहां पर आरसीएम का फॉर्मूला आ जाएगा डायरेक्टली, टोटल मास आता है नीचे में, तो टोटल मास को हम 1/m से डिनोट कर लेंगे, टोटल मास इंटीग्रेट कर देंगे किसको, जो आर दिया होगा वेक्टर, उसको हम डीएम के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, वेक्टर आर को डीएम, डीएम हमेशा स्मॉल मास को हम एक स्ट्रिप कट करेंगे जिसका मास स्मॉल होगा, डीएम इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट का मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, ये हम यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर उसी तरह आरसीएम के जगह एक्ससीएम लिखते हैं तो एक्ससीएम के लिए आपको टोटल मास लिखना है यहां पे और एक्स डीएम लिखना है। अगर नॉर्मल भी हम लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है वेक्टर में लिखने की, वाईसीएम 1/m y इंटू डीएम, और जेडसीएम लिखना होगा तो 1/m z इंटू डीएम। तो ये फॉर्मूला हमें सारे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये है हमारे पास YCM का और ये है ZCM। ये फॉर्मूला नॉर्मल लिख लो, अभी एक क्वेश्चन के ऊपर हम अप्लाई करके बताएंगे कैसे इसे अप्लाई करते हैं। ओके, तो XCM क्या होगा 1/m, साइड में टोटल मास, इंटीग्रेशन ऑफ XDM, Y का YCM इज इक्वल टू 1/m Y इंटू डीएम, Z का क्या होगा 1/m Z इंटू डीएम। बस ये फॉर्मूला को भेजे में रखना है। 2-3 आपके पास दिया हुआ है, कह रहा डिराइव करो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, तो हम इसको मान के चलते हैं कि ये हमारा ओरिजिन है, ये आपको कहीं ना कहीं ओरिजिन लेना पड़ेगा। हम मानते हैं इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड को रोटेट करते हैं। ठीक, तो आपको यहां पर ये लिखना है कि एक छोटा सा स्ट्रिप लेना है, इसमें से कट करना है, स्मॉल स्ट्रिप, ठीक, जिसका थिकनेस कितना है dx है, और यहां से यहां तक की लेंथ क्या है x है, ये यहां से यहां तक की लेंथ x है, और इस स्मॉल एलिमेंट का जो मास है वो dm है। तो आप कहोगे कि सिंस L लेंथ कैरी कितना मास, इस पूरे लेंथ में मास कितना है कैपिटल M, तो एक में कितना होगा m/l। तो बताओ कि dx में कितने मास होंगे m/l इंटू dx, और इसी जो स्मॉल एलिमेंट का जो मास है इसी को हम क्या कहेंगे dm। तो dm कितना आ गया हमारे पास m/l इंटू में dx, ये आ गया dm की फॉर्मूला। अब rcm निकालेंगे, मतलब xcm निकालेंगे, तो अभी फॉर्मूला टोटल मास x इंटू डीएम, वैल्यू पुट कर दो, कहां से कहां तक, ये एंड 0 से l तक जाएगा, तो 1/m 0 से l ले लो, x की वैल्यू तो ठीक है, इसका x ठीक है, और dm की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो ml/dl, m/l इंटू dx। तो m को बाहर ले लेते हैं और l को भी बाहर ले लिए, और 0 से l x इंटू dx। इंटीग्रेशन का नॉर्मल रूल होता है कि उसके पावर में एक प्लस कर दो, x के पावर 1 है, 1 प्लस करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसी से डिवाइड कर दो, ये कैंसिल हो गया, तो 1/l तो ये बच ही गया, x 2/2, 0 से l अपर लिमिट पुट करो, l²/2 और यहाँ 0 आ गया, इससे कैंसिल होगा तो आंसर आ गया l/2। तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सिस है ही, x एक्सिस के अलाउंग है, y तो है ही नहीं, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, l/2 इज द फाइनल आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स, नॉर्मल आएगा डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ओके, तो सेंटर ऑफ मास के ऑलमोस्ट एक क्वेश्चंस तो हो गए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लो। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है, इसमें से इसका रेडियस हो सकता है कुछ भी, ये पूरा सर्कल है, उसमें हमने इतना पोर्शन को काट के निकाल लिया, ये पोर्शन, तो कह रहे हैं बाकी पोर्शन का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट हमने काट के निकाल लिया है, तो इसका जो रेडियस है OA BC D, तो OA और OD ये दोनों R है, ठीक है, और इस पूरे का मास कैपिटल M है, और कितना इसका रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास, तो हम यहाँ पे
एक्सिस को मान लेंगे ओरिजिन को, लिखेंगे लेट ओ एज अ ओरिजिन, जहां से हम इसको रोटेट करवाएंगे। ऐसे मान लो कि इसको आप रोटेट करवा रहे हो, ठीक, इसको आपने ओरिजिन मान लिया, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखो, इसको अगर हम निकालेंगे तो XCM, इसका मास m डैश ले लेंगे, ये जो छोटा सा रिंग है मतलब जो सर्कल है उसको x ले लिया, तो इसका क्या होगा बताओ। तो अगर ये पूरे किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है, उसके सेंटर पे लाई करता है, तो बड़े सर्कल का सेंटर ऑफ मास कहां पे, उसके सर्कल पे, और हम उसी पे ओरिजिन लिए जहां पर x की वैल्यू 0 होती है। तो आपको लिखना है 0 × m, जिसको काट के हटा रहे हो उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है। तो जैसे हमने माइनस किया तो ये देखो ध्यान से, ये तो आएगा r/2, क्योंकि पूरा ये r है तो ये आधा है, इसका सेंटर s डैश पे होगा, m डैश इंटू में माइनस r/2 आ जाएगा, अपॉन में भी मास वही होगा m माइनस m डैश। अब m डैश कैसे निकालेंगे वो मैटर करता है, ये माइनस माइनस कितना हो गया जी, प्लस, तो हो गया प्लस m डैश r/2 और नीचे में m माइनस m डैश। अब m डैश निकालो, आप कहोगे कि जब पाई आर स्क्वायर एरिया था तो मास m था, तो आंसर आ गया m/, तो एक में कितना होगा, इतना, तो जब पाई आर, इसका दूसरे वाले का जो है रेडियस हमने लिया r/2 का स्क्वायर, तो इसका मास कितना होगा, m/पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू r स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा, तो इससे ही कैंसिल हो गया, तो बचा m/4। कि ऐसे भी समझ लो, ऐसे ऐसे इक्वली 4 पार्ट में डिवाइड करते तो m/4 पार्ट डिलीट हो गए, तो ये जो m/4 आ गया, ये मास किसका आ रहा है, m डैश का, m डैश का मास कितना आ गया, m/4, इसमें पुट कर दो, पुट करते ही m/4 इंटू में r, यहाँ पे m माइनस m/4, सो क्या होगा, m कैंसिल हो जाएगा, r/4 आ गया, m कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे आ जाएगा 4, 3/4, ठीक है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, r/3। तो r/3 पोजीशन पे जाकर के एक गड़बड़ हो गया सर, यहाँ पे 2 भी आएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा, क्योंकि r/2 है ना, इसको हमने इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 8, तो ये बचा 2, तो ये आ जाएगा 6, r/6, तो r/6 यानी ओरिजिन है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो r/6 तो यानी यहाँ पे सेंटर लाई करेगा इसका, बाकी का पहले यहाँ पे था, अब सेंटर क्या हो गया, जैसे मास कहीं से हटाते हैं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा। आपने कई बार देखा होगा, जैसे ये देखिए हमारे पास पेन है, इधर से मोटा इधर से पतला है, तो हम इसको बीच पे नहीं बैलेंस कर सकते, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो सेंटर ऑफ मास जैसे शिफ्ट होता है कि हम क्या करेंगे, हमारा सेंटर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका ज्यादातर मात्रा में सेंटर ऑफ मास किधर होगा, इस साइड होगा, तभी जाकर के ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो इस चीज से हमने पता किया, जैसे सेंटर ऑफ मास अगर ये पूरा कंप्लीट होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है, जैसे इसको हटाते हैं इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया। फॉर्मूला r/6, अगर हम ओरिजिन किसको माने हैं, सेंटर को, तो सेंटर ऑफ मास की कहानी खत्म होगी। हम आगे पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए।